हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्रा यूट्यूब चैनल। मैं हूं चंद्रभान और बात करेंगे एनसीएफ 2005 की नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ये क्या है और क्यों आया, ये सारे डिटेल्स जानेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कोई भी चीज़ आती क्यों है। दोस्तों, परिवर्तन या बदलाव ये कैसा है, ये स्थायी है, स्टेबल है। दुनिया में यही एक चीज़ ऐसी है जो कि स्थायी है, अर्थात परिवर्तन आता ही रहेगा, परिवर्तन होता ही रहेगा। मतलब ये चीज़ चलना ही चलना है, चीज़ों को बदलना ही बदलना है। ये क्या है, ये इसका स्थायीपन है। बाकी दुनिया की जो भी चीज़ें हैं वो स्थायी नहीं है, अर्थात वो अभी हैं, बाद में नहीं रहेंगी। तो इन्हीं परिवर्तनों के तहत ही ये एनसीएफ 2005 भी आता है। और हम सभी जानते हैं कि कोई भी नियम परिस्थितियों के हिसाब से बदलता है। तब की परिस्थितियाँ, पुराने समय की परिस्थितियों के हिसाब से जो भी कानून बने थे, जो भी नियम बने थे, वो किसी भी क्षेत्र के हों, समाज से संबंधित हो, लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित हो या एजुकेशन से संबंधित हो, अगर उन परिस्थितियों में उन कानूनों ने सही से काम नहीं किया तो फिर हम क्या करते हैं, उनको फिर बदल देते हैं। हो सकता है वो सारे कानून उन परिस्थितियों में लाभ दिए हों, काम किए हों, लेकिन आने वाली परिस्थितियों में बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी होती हैं और वो पुराने नियम क्या करते हैं कि बाद में लागू नहीं हो पाते। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि उन चीज़ों को हटा करके नए नियम लाते हैं। तो हमारी एजुकेशन व्यवस्था में ऐसी बहुत सारी कुरीतियाँ, ऐसी बहुत सारी बुराइयाँ थी जिसकी वजह से पूरा एजुकेशन सिस्टम सही से नहीं चल पा रहा था। और ये चीज़ महसूस किसने की, हमारे देश के बहुत बड़े जो शिक्षाविद हैं, टीचर्स हैं, प्रधानाध्यापक हैं और गांव के जो शिक्षक हैं। तो सभी लोगों ने इस चीज़ को महसूस किया और सभी लोग मिल करके आगे आते हैं, तभी बनता है आपका एनसीएफ 2005। अब बात ये आती है कि क्या कोई नई चीज़ है? नहीं, इसके पहले भी 3 बार नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क अर्थात राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा पहले भी बन चुकी थी। और कब बनी थी? पहले शुरुआत में 1975 में, उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, उसके बाद 1988 में, फिर सन 2000 में। ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा किस नंबर की है? तो ये चौथे नंबर की है दोस्तों, ये चौथे नंबर की है। अब हम नई एजुकेशन पॉलिसी से इसको जोड़ सकते हैं, वो अलग की बात है, लेकिन नई एजुकेशन पॉलिसी इससे हट करके होती है। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वर्तमान में अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है वो किस वर्ष की है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसके पहले कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी थी, नई शिक्षा नीति थी, वो 1986 ईस्वी में आई थी और उसके बाद अब आई है 2020 में। तो बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं। हम ये करते हैं कि पुराने जो नियम थे उनमें बहुत सारी बातें अच्छी थी, उनको जोड़ते हुए फिर क्या करते हैं, नवीन परिस्थितियों के हिसाब से नई चीज़ों को हम लोग जोड़ते हैं। तो जैसे जैसे समस्याएं लोगों के सामने नई आती हैं, नई परिस्थितियाँ आती हैं, हमें अपने आप में भी बदलाव करना पड़ता है। और ऐसे बहुत सारे जो नियम होते हैं जो इन नवीन परिस्थितियों में काम नहीं आते, उनको भी बदलना पड़ता है। तो ऐसे ही एनसीएफ 2005 को लाया गया। 1975 में आया, फिर 1988 में, फिर 2000 में, अब ये जो 2005 का है एनसीएफ 2005, ये 2005 में आया, चौथे नंबर का है। अगला पॉइंट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो एनसीएफ 2005 है, इसका सूत्र क्या है? शिक्षा बिना बोझ के, लर्निंग विदाउट बर्डन, ये इसका सूत्र है। इंपॉर्टेंट है, सीटेट में कई बार पूछा भी गया है। लर्निंग विदाउट बर्डन अर्थात शिक्षा बिना बोझ की होनी चाहिए। लेकिन वर्तमान की जो शिक्षा प्रणाली है, वर्तमान की जो शिक्षा व्यवस्था है, हमें उसमें देखने को मिलता है कि ये जो पॉइंट्स है, ये जो फार्मूला है, ये लागू नहीं होता। बहुत सारे कॉन्वेंट्स विद्यालय में आप देखेंगे, जितना बच्चे का वजन नहीं है उससे ज़्यादा उसके बैग का वजन होता है और वो बालक जो है टेढ़ा हो जाता है बेचारा, बैग लाद करके, उसमें टिफिन भी है, किताबें भी हैं और लाद करके वो विद्यालय ले जाता है। तो ये जो शिक्षा व्यवस्था है जिसमें बालक के सिर्फ एक पक्ष की तरफ ध्यान दिया जा रहा है और वो पक्ष है मानसिक पक्ष, बाकी के सारे जो पक्ष हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जाता। आपको ये पता होगा, ये आप जानते भी होंगे और नहीं जानते होंगे तो आपको जानना जरूरी है कि सर्वांगीण विकास की जब भी बात हम करेंगे तो उसमें भी विकास के जितने भी आयाम होते हैं, चाहे वो आपका शारीरिक विकास हो या मानसिक विकास हो, संज्ञानात्मक विकास हो, भाषा का विकास हो, सामाजिक विकास हो,
ये सारे के सारे जो विकास के आयाम हैं ये सभी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अगर बालक का शारीरिक विकास नहीं होगा तो कहीं ना कहीं वो मानसिक विकास को भी प्रभावित करेगा। सोचिए, अगर कोई बालक बीमार हो जाए, उसको बुखार आ जाए तो क्या होता है? बालक का पढ़ने में मन लगता है? नहीं लगता है। तो हम फिर क्या करते हैं बाद में, जब शुरू में तो हमने क्या किया, उसके जब बच्चा बीमार हो जाता है तो फिर अब हम उस बीमारी के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करने लगते हैं, लेकिन हम फिर भी अपनी कमी को नहीं देखते हैं। तो हमेशा हमें याद रखने की ज़रूरत है एज ए शिक्षक, एज ए गार्जियन, कि बालक के विकास के जितने भी पक्ष हैं उन सभी पक्षों का विकास होगा तभी हम कहेंगे कि बालक का सर्वांगीण विकास होगा या चौमुखी विकास उसका हुआ। ठीक है, तो इस पर फोकस करता है हमारा एनसीएफ 2005। हम आज की इस परिस्थितियों में, आज की शिक्षा व्यवस्था में लोगों को, छात्रों को, बालकों को क्या बना रहे हैं? डॉक्टर बना रहे हैं, इंजीनियर बना रहे हैं, प्रोफेसर बना रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां दे रहे हैं उसको, ये सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन जो चीज़ हमें करनी चाहिए वास्तव में वो नहीं कर रहे हैं। और वो काम क्या है कि हमें उन बच्चों को, उन छात्रों को, उन नागरिकों को सबसे पहले हमें इंसान बनाने की ज़रूरत है। और ये इंसान बनाने, ये कैसे बनाया जा सकता है? जब हमारे देश की जो रीढ़ है, हमारे देश की जो रीढ़ की हड्डी है, अर्थात एजुकेशन, या किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी, शरीर के ढांचे की जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो रीढ़ की हड्डी होती है। अगर ये ना हो तो पूरा शरीर ही बिखर जाएगा। ऐसे ही शिक्षा भी एक तरीके से कह सकते हैं कि इस पूरे सामाजिक सिस्टम की एक रीढ़ की हड्डी होती है। अगर शिक्षा व्यवस्था सही से नहीं है, अगर शिक्षा पे काम सही से नहीं किया गया है, लोग शिक्षित नहीं हैं, तो वो जागरूक नहीं होंगे, और जागरूक नहीं होंगे तो किसी भी देश का विकास संभव नहीं है। हमारे देश को चाहिए, हमारे देश की सरकारों को चाहिए कि सबसे ज़्यादा फोकस शिक्षा पर करना चाहिए। आज भी बहुत सारे लोग शिक्षित नहीं हैं, और शिक्षित हैं भी तो वास्तव में शिक्षित नहीं है। एक औपचारिक शिक्षा है कि हम इतनी डिग्रियां लिए हुए हैं, हम शिक्षित हैं। ये शिक्षित होना, कोई शिक्षित होना नहीं होता है। एनसीएफ 2005 कहता है कि बालक को सबसे पहले इंसान बनाया जाए, और उसके बाद में वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, क्या क्या है। लेकिन ये काम हम लोग नहीं करते हैं, और ये हमें काम करना चाहिए। तो शिक्षा बिना बोझ के होनी चाहिए, अर्थात बालक के ऊपर बोझ ना हो, और ये बोझ शारीरिक भी हो सकता है, ये बोझ मानसिक भी हो सकता है। शारीरिक बोझ की मैंने बात कर दी, कितना ज़्यादा वजन उसके ऊपर लाद देते हैं, और मानसिक बोझ क्या होता है? इतना % नंबर लाना ही है, लाना है आपको। अगर इतना नंबर नहीं लाए तो आप गधे की श्रेणी में जाओगे, आप मंदबुद्धि की श्रेणी में जाओगे, और इस तरीके से बालक के मनोबल को डाउन किया जाता है, उसके अंदर हीन भावना भरी जाती है, और उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे गार्जियन का होता है, हमारा होता है, हमारे अभिभावकों को होता है। ये हमारे पूरे सिस्टम की कमी है जिसे हमें दूर करना चाहिए और चीज़ों को समझना चाहिए एक मनोवैज्ञानिक तरीके से। तो शिक्षा बिना बोझ के ये राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 का सूत्र है, एग्जाम में पूछा गया है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा में कुल कितने अध्याय हैं? तो इसमें 5 अध्याय हैं। कितने? 5 अध्याय। 180 पेज का ये है एनसीएफ 2005, जिसको 5 अध्यायों में बांटा गया है। हर अध्याय में एक नए आयाम की बात की गई है। इसका अनुवाद दोस्तों संविधान की अनुसूची 8 में दी गई जितनी भी भाषाएं हैं, कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। इन 22 भाषाओं में क्या किया गया है कि इस एनसीएफ 2005 का अनुवाद किया गया है। अर्थात ये एनसीएफ 2005 किसी एक प्रांत के लिए, किसी विशेष जिले के लिए ये व्यवस्था नहीं है, देश के पूरे एजुकेशन सिस्टम के लिए व्यवस्था की गई है। तो यहां पर इस बात को भी याद रखना है। एनसीएफ 2005 में कुल 180 पेज हैं, मैंने पहले ही बताया। एनसीएफ 2005 को जब आप पढ़ना शुरू करते हैं, या इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत होती है डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर का एक निबंध है, और ये निबंध फेमस निबंध है, सभ्यता और प्रगति। तो इसके वक्तव्य से इसकी शुरुआत होती है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वक्तव्य है। हालांकि एग्जाम में सिर्फ आपसे ये पूछा जाता है कि एनसीएफ 2005 की शुरुआत किससे होती है, और एनसीएफ 2005 की जो मूल भावना है वो कहाँ से प्रेरित है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के सभ्यता और प्रगति नामक जो निबंध है उससे ये प्रेरित है। दोस्तों ये जो सभ्यता और प्रगति का वक्तव्य है, जहां से एनसीएफ 2005 की शुरुआत होती है, उसको थोड़ा सा
पढ़ते हैं। हालांकि कोई भी इस चीज़ को बताता नहीं है, लोग सिर्फ वो चीज़ बताते हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। लेकिन मेरा उद्देश्य रहता है कि आपके एग्जाम की दृष्टि के साथ साथ वो आपके लिए भी महत्वपूर्ण हो, इस समाज के लिए भी महत्वपूर्ण हो। इसलिए 1 मिनट का समय दीजिए और मैं इसको पढ़ करके पूरा आपको सुनाता हूं और साथ साथ में इसका स्लाइड में आपको यहां पर दिखाता हूं। तो आप कहा है कि जब मैं बच्चा था तो छोटी छोटी चीज़ों से अपने खिलौने बनाने और अपनी कल्पना में नए नए खेल ईजाद करने की मुझे पूरी आज़ादी थी। मेरी खुशी में मेरे साथियों का पूरा हिस्सा होता था, बल्कि मेरे खेलों का पूरा मज़ा उनके साथ खेलने पर निर्भर करता था। एक दिन हमारे बचपन के इस स्वर्ग में वयस्कों की बाजार प्रधान दुनिया से एक प्रलोभन ने प्रवेश किया। एक अंग्रेज दुकान से खरीदा गया खिलौना हमारे एक साथी को दिया गया। वह कमाल का खिलौना था, बड़ा और सजीव जैसा। हमारे साथी को उस खिलौने पर घमंड हो गया और अब उसका ध्यान हमारे खेलों में इतना नहीं लगता था। वह उस कीमती चीज को बहुत ध्यान से हमारी पहुंच से दूर रखता था। वह अपनी इस खास चीज पर बहुत इछलाता था। वह अपने अन्य साथियों से खुद को श्रेष्ठ समझता था क्योंकि उनके खिलौने सस्ते थे। मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि अगर वह इतिहास की आधुनिक भाषा का प्रयोग कर सकता तो वह यही कहता कि वह उस हास्यास्पद रूप से श्रेष्ठ खिलौने का स्वामी होने की हद तक हमसे अधिक सभ्य था। अपनी उत्तेजना में वह एक चीज भूल गया, वह तथ्य जो उस वक्त उसे बहुत मामूली लगा था कि इस प्रलोभन में एक ऐसी चीज खो गई है जो उसके खिलौने से कहीं श्रेष्ठ थी। और वो क्या थी? एक श्रेष्ठ और पूर्ण बच्चा। उस खिलौने से महज उसका धन व्यक्त होता था, बच्चे की रचनात्मक ऊर्जा नहीं। ना ही उसके खेल में बच्चे का आनंद था और ना ही उसके खेल की दुनिया में साथियों को खुला निमंत्रण था। तो ये पूरा जो वक्तव्य है, ये जो स्टेटमेंट्स है रविन्द्रनाथ टैगोर जी का, ये दिखाता है कि हमारे समाज के ही लोग, वयस्क लोग, अभिभावक हो सकते हैं, वो शिक्षक हो सकते हैं, उसके पड़ोस के हो सकते हैं, उसके भाई बहन हो सकते हैं, हम सभी के सभी लोग बच्चों का बचपन छीन रहे हैं और ये हमारी कमी है। बच्चे के अंदर जब वो पैदा होता है उसके बाद जो बाल्यावस्था में प्रवेश करता है, शैशवावस्था से ही उसके अंदर सीखने की बहुत बड़ी जिज्ञासा होती है, क्यूरियोसिटी होती है और इसी वजह से वो कई सारे सवाल भी करता है। उन सवालों के जवाब हम देने से कतराते हैं और कभी कभी हम गलत जवाब भी देते हैं। हमें यह लगता है कि ये बालक है, पर हम ये भूल जाते हैं कि ये बालक जिसका अभी शारीरिक और मानसिक विकास बड़ी तेजी से हो रहा है, हमें सोच समझ करके इसके सवालों का जवाब देना चाहिए। बाल्यावस्था में बालक के अंदर एक गुण होता है, वो गुण होता है रचनात्मकता का, जिसकी बात रविन्द्रनाथ टैगोर जी करते हैं। रचनात्मकता या जिसे हम सृजनात्मकता कहते हैं, अर्थात सृजन करने की कला, नए नए चीज़ों को बनाने की कला, नए नए खेलों को ईजाद करने की कला। और इस कला को हम लोग बाधित करते हैं। और कैसे बाधित करते हैं? जैसे कि अभी वक्तव्य में आया कि हम लोग महंगे महंगे खिलौने दे करके उनके अंदर की कला को वहीं दबा देते हैं, नष्ट कर देते हैं। फिर भी हम इस चीज़ को जान नहीं पाते। हमें लगता है कि हमने बच्चे के साथ अच्छा किया, पर वास्तव में उसके जीवन के लिए, उसके भविष्य के लिए, उसके मस्तिष्क के लिए, उसकी रचनात्मकता के लिए बहुत ही घातक कदम हम लोग उठाते हैं। और यही हमारा एनसीएफ 2005 कहता है कि हमें बालक को इस तरीके से नहीं सिखाना है, उसकी सृजनात्मकता को मौका देना है, हमें उसको पढ़ाई के, सीखने के अवसर मुहैया कराने हैं, ना कि उसके ऊपर कोई चीज थोपनी है। लेकिन हम लोग यही करते हैं। तो इस वक्तव्य से ये जानकारी हमें मिल जाती है, अर्थात एनसीएफ 2005 में क्या है, ये सारी की सारी चीज हमें पता चल जाती है रविन्द्रनाथ टैगोर जी के इस सभ्यता और प्रगति नामक निबंध के कुछ स्टेटमेंट से। जैसा कि हम कोई भी चीज पढ़ते हैं तो उसके पहले प्रस्तावना होती है, उसके पहले उद्देशिका होती है, चाहे वो हमारा संविधान हो। तो हर एक बुक के पहले एक उद्देशिका होती है जो ये बताती है कि इस बुक में क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इस बुक में किस चीज की बात की गई है। यह वक्तव्य जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा दिया गया, इसी से पता चलता है कि एनसीएफ 2005 में मुख्य रूप से किन किन चीजों पर फोकस किया गया होगा। अब इसका निर्माण क्यों किया गया? इसलिए किया गया कि बच्चों को क्या पढ़ाया जाए और कैसे पढ़ाया जाए। बच्चों की जरूरत के मुताबिक हमारे सब्जेक्ट्स होना चाहिए। जो लाइब्रेरी की ऊंचाई है, लाइब्रेरी की दीवार की ऊंचाई है, वो नीची होनी चाहिए। अर्थात हमें बच्चे को छूट देनी चाहिए कि बेटा तुम जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो। हमें उस पर यह दबाव नहीं डालना चाहिए कि तुम्हें यही पढ़ना है।
कैसे पढ़ाया जाए। अभी तक जो भी सिस्टम था हमारे एजुकेशन सिस्टम का, पढ़ाई की जो पद्धति थी, अगर वो सफल नहीं हुई है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी है। तो हमें अपनी शिक्षण पद्धतियों पर को बदल देना चाहिए और कैसे पढ़ाया जाए कि बालक का ज़्यादा से ज़्यादा अधिगम करे। बालक जैसे सीखना चाहता है हमें वैसे पढ़ाना है, ना कि जैसा हम उसको पढ़ाना चाहते हैं हम उसको वैसा पढ़ाएं। ये दोनों में बातों में फर्क है। बालक कैसे पढ़ना चाहता है वैसा ही पढ़ाना है, ये हुआ आपका बाल केंद्रित शिक्षा। लेकिन बालक को जैसे पढ़ाना है, जैसा हम चाहते हैं वैसे ही पढ़ाएंगे, ये क्या है? ये आपका अध्यापक केंद्रित शिक्षा है। लेकिन वर्तमान में आपको पता है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात होती है। बालक कैसे पढ़ेगा, वो क्या पढ़ना चाहता है, बस उसी तरीके से हमको पढ़ाना है। हम एक सुविधाकर्ता के रूप में होते हैं, ना कि ज्ञान देने वाले किसी गुरु की तरह। हम एक सुविधाकर्ता के रूप में होते हैं, हम एटमॉस्फेयर तैयार करते हैं और बालक उस एटमॉस्फेयर में अपने आप को क्या करता है? विकसित करता है। इसके निर्माण में बहुत सारे लोगों ने सहयोग दिया। जैसे प्रोफेसर कृष्ण कुमार की बात करते हैं, उस समय एनसीईआरटी के निदेशक हुआ करते थे। 2004 से 2010 तक ये एनसीईआरटी के निदेशक थे। एनसीईआरटी के बारे में आपको पता ही होगा, इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होगा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1961 ईस्वी में हुई थी। कब? 1961 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। तो इतना सा आप इसको याद रख सकते हैं। और इसका काम क्या है एनसीईआरटी का? कि पूरे देश में शिक्षा व्यवस्था के बारे में सलाह देना, कैसे कैसे नए नए नवाचार हो सकते हैं उसके बारे में सलाह देना, भारत सरकार को सलाह देना कि अब वर्तमान परिस्थिति के अकॉर्डिंग कैसी शिक्षण पद्धति को लागू किया जाए। तो बहुत सारी मदद करती है एनसीईआरटी। दूसरे व्यक्ति हैं प्रोफेसर यशपाल। ये एनसीएफ 2005 के लिए जो राष्ट्रीय संचालन समिति बनी थी उसके ये अध्यक्ष थे। और ये एमएचआरडी मिनिस्टर भी, एमएचआरडी में चेयरमैन भी थे, सॉरी मिनिस्टर नहीं, चेयरमैन भी रह चुके हैं, अर्थात मानव संसाधन विकास मंत्रालय के ये चेयरपर्सन भी रह चुके हैं। अगले मुख्य व्यक्ति हैं आचार्य राममूर्ति। ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 बनी थी, उसके ये अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो ये जो 3 लोग हैं इनका महत्वपूर्ण योगदान है और एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने इस पर मेंशन कर दिया। वैसे इसके निर्माण में बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया हुआ है और सबका सहयोग अतुलनीय है, अकल्पनीय है, जिसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन चूंकि एग्जाम की दृष्टि से भी हमें पढ़ना है, इसलिए इन 3 व्यक्तियों के बारे में पूछा जाता है। आइए बात करते हैं एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों की। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि ये जो मार्गदर्शक सिद्धांत हैं ये अध्याय प्रथम में दिए गए हैं, अर्थात एनसीएफ 2005 में जो कुल 5 अध्याय हैं उसमें से जो प्रथम अध्याय है उसमें दिए गए हैं। पेज की बात करेंगे तो पेज 5वां और 6वां में ये सारे मार्गदर्शक सिद्धांत दिए गए हैं। कुल कितने हैं? 5 हैं। तो कभी भी गिनती भी पूछ लेता है। आइए चर्चा करते हैं एक एक की। पहला है ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। अब ऐसा क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया कि बालक जिस भी परिवेश से आता है उस परिवेश में वो रहता है और उस परिवेश से वो संवाद करता है। दोस्तों, संवाद का मतलब सिर्फ बात करने से नहीं होता है। बालक अपने हाथ पैर से भी संवाद करता है। बालक जो भी चीज़ देखता है उसको वो छूने की कोशिश करता है। ये भी उसके परिवेश से एक तरीके का संवाद है, कम्युनिकेशन है। जरूरी नहीं है कि वो भाषा के माध्यम से किया जाए। एक बिना बोलने वाला जो गूंगा बालक है वो भी आपसे संवाद स्थापित करता है, इशारों के माध्यम से संवाद स्थापित करता है। तो संवाद का मतलब आप सिर्फ भाषा तक ही मत रखिएगा, इस चीज को भी समझिए। तो बालक अपने परिवेश से देख करके सीखता है, छू करके सीखता है, तोड़ मरोड़ के सीखता है, लोगों से बात करके सीखता है, हर तरीके से सीखता है। और हमें सिखाने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है? चूंकि हमें मूर्त से अमूर्त की तरफ चलना है, जो चीज़ वो जानता है मतलब ज्ञात से अज्ञात की ओर चलना है, इसलिए हमें उसके जीवन से जोड़ करके अगर हम पढ़ाएंगे उसको, उसके बाहर के जीवन से जोड़ करके पढ़ाएंगे, वो चीज़ों को अच्छे से समझेगा और वो जल्दी से अधिगम कर पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है पढ़ाई रटंत प्रणाली से मुक्त हो यह सुनिश्चित करना। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। हम बच्चों को सिर्फ एक यांत्रिक तरीके से उसको तैयार कर रहे हैं, उस पर हमारी जो शिक्षण व्यवस्था है पूरी तरीके से रटंत विद्या पर आधारित है, रटंत प्रणाली पर आधारित है। और इसीलिए हमारे जैसे देश में बहुत सारे वैज्ञानिक, प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर अच्छे तैयार नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग तैयार नहीं हुए हैं या नहीं है वर्तमान में, लेकिन फिर भी
आप दूसरे देशों की तुलना करेंगे, अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस, जापान, वहाँ पर ऐसा क्यों है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर जागरूक हैं, सक्षम हैं, वहाँ वैज्ञानिक बहुत सारे हैं? इसका कारण ये है कि वहाँ की शिक्षा व्यवस्था हो सकता है हमारे यहाँ से ज़्यादा बेहतर हो। तो बालक को अगर आप रटन प्रणाली से पढ़ाएंगे, सिर्फ उसको तथ्यों को रटवाने की कोशिश करेंगे, तो क्या है, वो सिर्फ रटेगा, उससे ज़्यादा वो चीज़ों को जान नहीं पाएगा। तो हमें बालक को पढ़ाई जो है वो रटन प्रणाली से मुक्त करनी है, ये सुनिश्चित करना भी हमारा काम है, और ये एनसीएफ 2005 करता है। अगला नंबर है, पाठचर्या का इस तरह संवर्धन किया जाए कि वह बच्चों को चौमुखी विकास के अवसर मुहैया करवाए, बजाय इसके कि वह पाठ्य पुस्तक केंद्रित बनकर ना रह जाए। तो यहां पाठचर्या मतलब पाठचर्या क्या है, कुरिकुलम क्या है? कुरिकुलम वो एक मैदान, इसको हम एग्जाम्पल की तरह समझ सकते हैं। कुरिकुलम वो एक मैदान है जहां पर बालक और शिक्षक दोनों क्या करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, और इस एक्टिविटी में कुछ शिक्षक सीखता है और कुछ बालक सीखता है। ऐसा नहीं कि शिक्षक बालक से नहीं सीखता है, जरूर सीखता है, और वो ये सीखता है कि हमें बालक को कैसे सिखाना चाहिए, कहाँ पर कमियां आ रही हैं, ये भी वो सीखता है। तो आखिर सीख ही तो रहा है वो। तो पाठचर्या एक रेस का मैदान है, एक दौड़ का मैदान है, एक खेल का मैदान है, जहां पर शिक्षक और स्टूडेंट्स शिक्षा से संबंधित सारी की सारी गतिविधियों का पालन करते हैं। ठीक है, तो हमारी जो पाठचर्या है उसको इस तरीके से विकसित किया जाए कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, कोई एक पक्ष का विकास नहीं हो, सर्वांगीण विकास हो, चहुमुखी विकास हो, विकास के सभी आयामों में वो दक्ष हो जाए। इस तरीके का हमें करना है, ना कि सिर्फ इतना पढ़ाना है कि बस हमारी किताब पढ़ा देनी है और हमारा जो अध्ययन है, हमारा जो शिक्षण कार्य है वो सिर्फ पुस्तक ही केंद्रित रह जाए। हम लोग अक्सर यही करते हैं, बुक उठाते हैं, बच्चों को पढ़ा देते हैं, बस हमारा काम खत्म। यहाँ तक नहीं रहना चाहिए। हम इस तरीके से शिक्षण करें कि बच्चे का चौमुखी विकास हो। अगला है, परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना। जो भी परीक्षा है हमें अधिक लचीला बनाना है। ऐसा नहीं बनाना है कि बालक को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर ही ना मिले। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बना दें और जिसका आंसर एक ही बार आए, इस तरीके के प्रश्नों को बनाना चाहिए, लेकिन इनसे ज़्यादा नहीं बनाना चाहिए। कुछ ऐसे भी प्रश्न होने चाहिए जिसमें बच्चा अपने खुद के अनुभव को लिख पाए। ठीक है, तो लचीला होना चाहिए। और परीक्षा ऐसी ना हो कि डरावनी हो, परीक्षा मजे से होनी चाहिए। ये ना हो कि परीक्षा का एक जो कहते हैं ना वो कि फोबिया, एग्जाम फोबिया, वो ना हो, डर और भय ना हो। वो परीक्षा को बहुत ही आनंदमय तरीके से दे, इस तरीके की परीक्षा होनी चाहिए और उसको कक्षा की गतिविधियों से भी जोड़ना चाहिए। 5वां नंबर है, एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास जिसमें प्रजातांत्रिक राज व्यवस्था के अंतर्गत चिंताएं समाहित हो। अधिभावी पहचान ये क्या है? अधिभावी पहचान का विकास, और कैसा ये विकास क्या करेगा? प्रजातांत्रिक राज व्यवस्था के अंतर्गत चिंताएं समाहित हों। इसका मतलब ये है कि बालक को की शिक्षा इस प्रकार की भी हो कि वो अपने देश के बारे में, अपने देश के लोगों के बारे में अच्छा सोच सके। जो भी हमारे देश के राष्ट्रीय मूल्य हैं, उन राष्ट्रीय मूल्यों का वो वैल्यू समझ सके, उनका पालन कर सके, अर्थात वो एक अच्छा नागरिक साबित हो। ये भी हमें देखना चाहिए। हमारे देश की जो प्रजातांत्रिक राज व्यवस्था है उसका वो अच्छे से पालन करे, राष्ट्रीय प्रतीकों का, चिन्हों का वो सम्मान करे, और ये चीज़ जब वो खुद करेगा तो लोगों को भी सिखाएगा। तो एक अच्छा नागरिक तभी हो सकता है जब उसके अंदर देश प्रेम की भावना, राष्ट्र प्रेम की भावना होगी, लोगों के प्रति प्यार होगा। ये भी हमें देखना है, ऐसी भी हमारी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये कुछ 5 पॉइंट्स थे दोस्तों। इसको मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट में बताने की कोशिश की है, वरना 1 पॉइंट्स या 2 पॉइंट्स को समझाने में पूरा का पूरा टॉपिक चला जाएगा। बहुत व्यापक अर्थ इनका है। ठीक है, तो ये 5 मार्गदर्शक सिद्धांत हैं जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। यहां पर एक बात लिखी हुई है और जो कि टैगोर साहब की ही है कि सृजनात्मकता और उदार आनंद बचपन की कुंजी है और ना समझ वयस्क संसार द्वारा उनकी विकृति का खतरा है। सृजनात्मकता और उदार आनंद, जब बच्चा छोटा होता है तो उससे किसी से कोई लेना देना नहीं होता, कौन किसका दुश्मन है, कौन किसका दोस्त है। उसके तो सारे संसार के समस्त बच्चे उसके दोस्त होते हैं, यही उसका उदार आनंद है। लेकिन फिर इसको हम बाधित करते हैं। कौन बाधित करता है? ना समझ वयस्क संसार के लोग।
बाधित करते हैं। उसकी रचनात्मकता को, उसकी क्रिएटिविटी को, उसकी सृजनात्मकता को लोग बाधित करते हैं और ये बाधित करने का काम हमारे समाज के लोगों के द्वारा ही किया जाता है। तो हमें ऐसी शिक्षा नहीं देनी है, हमें ऐसी पद्धतियों को लागू नहीं करना है कि बालक के विकास को ही हम बाधित कर दें। ये बात रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा यहाँ पर कही गई है। ये जो एनसीएफ 2005 है, ये विद्यालयी शिक्षा का अब तक का संशोधित नवीन राष्ट्रीय दस्तावेज है, जो कि हमें एज ए शिक्षक, एज ए स्टूडेंट्स जरूर पढ़ना चाहिए। तो ये दोस्तों एनसीएफ 2005 की कुछ मुख्य बातें थी जिन पर हमने चर्चा की, और जो भी बातें अभी शेष रह गई हैं, जैसे हम एनसीएफ 2005 की विशेषताओं की बात करेंगे, एनसीएफ 2005 शिक्षक को किस दृष्टिकोण से देखता है, किस नज़रिए से देखता है, उसको भी देखेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।